वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठ गई। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करोगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी कि नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी और खाना लेकर गाड़ी में आ गया। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, जहाँ मैं तन्हा ही रहता था। रात के 11 बज रहे थे। मैंने कार पार्क की और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरे तमाम मुलाजिम भी सो चुके थे। को अपने कमरे में ले गया। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने बेड पर बैठ गई, खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर लेकर जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया कि बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाइए, मेरे पास आकर बैठ जाइए। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करती हो? अपना जिस्म क्यों बेचती हो? तुम ये सब छोड़ सकती हो क्या? ये सुनकर वो मेरे चेहरे की तरफ तकने लगी। आप पागल लग रहे हैं, मुझे वापस छोड़ आइए। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, फिर पर्स से 20,000 निकाले, उसके हाथ पर रख दिए। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेना। आप क्यों दे रहे हैं? आप इतने पैसे आखिर मुझे क्यों दे रहे हैं? वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़ाएं, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि कोई डरने की बात नहीं। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ज़िंदगी ने क्या? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पर। मैं समझ चुका था कि वो कोई बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम शहज़ादा फ़ारिस है। डरो नहीं, ख़ुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया, परेशानी वाली कोई बात न रही, तो बताने लगी कि शोहर मर गया था, 2 बेटियां थीं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई था ही नहीं। चाचू के घर आई, चाचे के बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने जब चाची को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। भी थी मैं ज़माने की बेहे औरत, मर्द से तलाक मांग रही थी। वो उससे तंग आ चुकी थी, उसे कह रही थी, मुझे तलाक दे दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपने घर जानबूझकर उड़ाने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत होता है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना नहीं होता। ये हर घर की बात होती है। लोगों के दर्द देख देख कर मेरे सर में चांदी जाग चुकी है। खुदा के लिए अपने घरों को आबाद रखो कि जब घर टूटते हैं तो न भाई हाल पूछते हैं, न सगी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे का नकाब बदल लेते हैं। फारस हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी ये वीडियो शायद किसी को बर्बादी से बचा ले। हम सफ़र कैसा भी हो, वो तुम्हारी डाल है। शादी के बाद सके भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती है जिस पे ऐसा कुछ गुजरा हो। हम सफ़र जैसा भी हो, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माना गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों का कुछ पास हुआ करता था। अब रिश्तों से बस खेला जाता है। हवस पूरी दुनिया को निगल चुकी है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते,
लेकिन किस्मत को खुद बदल भी सकते हैं, सब्र करके, बर्दाश्त करके, थोड़ा सा झुक के। ना जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि उनका शौहर उनको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके बाद ज़िंदगी में आने वाला तुम्हें मुकम्मल ज़िंदगी दे देगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देगा। ऐसा न हो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इसे छोड़कर फिर तमाम उम्र पछताती फिरो। मैं माशरे को अब माशरा नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, से लुटेरे जो इज्जतों के लुटेरे हैं, ख्वाहिशों के, भरम के और भरोसे के, एतबार के लुटेरे हैं। तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पर चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर तुमको वहशिया नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो अपना आशियाना बर्बाद न करना, वरना रौंद दी जाओगी, नोच ली जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं कि न जाने कितने बच्चों के बाप की हमसफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। वो सारी उम्र ये ताना सुनते गुजार देती हैं कि इतनी अच्छी होती तो पहले तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पे। मैं जानता हूँ कि हर औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द का भी हाथ होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त औरत, खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई, कभी अपनी औलाद की वजह से तमाम उम्र कुर्बान कर दी। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस वीडियो को, तो शायद मेरा माशरा ही बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारू, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज्जत की चादर से ज़्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार माशरे को जन्म देती हैं। और ऐसे ही कुछ मर्द भी होते हैं जिन्हें जितनी पाक दामन औरत मिल जाए, वो हर औरत पर ही गंदी नज़र रख कर अपनी अंदर की गलाजत को माशरे पर जाहिर करके रख देते हैं। ऐसे बदबख्त मर्दों और बदबख्त औरतों से सबको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। मैं एक औरत, मैं किरची किरची, मैं रेज़ा रेज़ा, मैं मिट्टी में धूल, मैं खाक बबूल। क्यों मांगती रहती हूँ तुमसे अपना हक, क्यों टूटती रहती हूँ मैं यूं ही पल पल, क्यों बोलती रहती हूँ मैं यूं ही नाहक। कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बतलाए, मैं एक औरत